गूगल पे जाने के बाद सर्च करूंगा ESRB। अच्छा, जैसे ही मैंने ESRB सर्च किया मेरे पास ESRB का पोर्टल आ गया। तो ये जो सबसे पहले लिंक आ रहा है e.srb.gus.pk, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा और SRB के ई पोर्टल पे चला जाऊंगा जी। तो जनाब इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूं जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने E.SRB के लिंक पे क्लिक किया, ये मुझे SRB की वेबसाइट पे ले आया। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको आप क्लोज कर लेंगे। ये क्लोज का बटन बना हुआ है, तो जनाब इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद ये आ रहा है जी आपके पास, वेलकम टू सिंध रेवेन्यू बोर्ड, क्विक लिंक स्लैश ई सर्विसेज, ई रजिस्ट्रेशन है जी, साइन अप फॉर विद होल्डिंग एजेंट्स है जी, ऑनलाइन ADC, वन बिल पेमेंट है, एंड सब्सिक्वेंटली आ रहा है जी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन। तो जनाब हमारा कंसर्न है ई रजिस्ट्रेशन के साथ। आप इधर से भी ई रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं और आप इधर से भी ई रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। आप जैसे ही ई रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाएंगे तो फर्दर आपके पास ड्रॉप डाउन में डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। न्यू ई रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन, चेक स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, साइन अप फॉर विद होल्डिंग एजेंट्स। तो हमारा कंसर्न होगा न्यू ई रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन। सिर्फ वही बंदा एसआरबी में रजिस्टर्ड हो सकता है जिसका पहले से एनटीएन बना हुआ है। अगर आपने पहले से एफबीआर में एनटीएन नहीं बनाया हुआ तो जनाब आप एसआरबी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। एसआरबी में रजिस्टर्ड होने के लिए पहला क्राइटेरिया यही है कि जनाब आपका एनटीएन बना हो। आपका एनटीएन बना होगा तो तभी जो एसआरबी है वो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फेच करेगा। तो जनाब मैं इधर से भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे जा सकता हूँ, न्यू ई रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन, और इधर से भी ई रजिस्ट्रेशन पे जा सकता हूँ जी। तो ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ जी। अच्छा, जैसे ही मैंने ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये मुझे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे ले आया। सबसे पहले वो कह रहा है जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इन एसआरबी, एनटीएन सर्टिफिकेट है, सीएनआईसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, गैस बिल, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा जी, 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो, रेंटल एग्रीमेंट है जी, एससीपी कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा जनाब, ऐसी कंपनी के केस में जो एससीपी में रजिस्टर्ड है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा विद फॉर्म ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए होगा इनको, फॉर्म ए फॉर्म 9 भी चाहिए होगा। एओपी के केस में जनाब पार्टनरशिप डीड आ जाएगी। ये बाकी कस्टम लाइसेंस फॉर कस्टम एजेंट्स है जी, पोर्ट अथॉरिटी लाइसेंस है जी स्टीवर्स के लिए, होम डिपार्टमेंट लाइसेंस है जी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और अदर लाइसेंसेज हैं जी। तो जनाब जो जो आपसे प्रोसीड कर रहा है उस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। हम कर रहे हैं जनाब इंडिविजुअल का, तो जनाब हमने एक सोल प्रोप्राइटर की जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब जो सोल प्रोप्राइटर है उसके केस में क्या चाहिए होगा जी, एनटीएन सर्टिफिकेट आ जाएगा, सीएनएससी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा या गैस का बिल, कोई एक बिल, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप रजिस्ट्री आ जाएगी, और लेटर हेड ऑफ द बिजनेस आ जाएगा। ये तो हो गया इंडिविजुअल के केस में। कंपनी के केस में मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, मेमोरेंडम आ जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स फॉर्म ए फॉर्म 9 आ जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में वो पार्टनरशिप डीड कह रहा है आपको, साथ में फॉर्म सी आ जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली कोई पोर्ट अथॉरिटी है तो लाइसेंस आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये चीजें हैं जी। सिक्योरिटी एजेंसी के केस में आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की क्लियरेंस आ जाएगी। तो जनाब मैं एक इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन करने लगा हूँ, ऐसा इंडिविजुअल जिसने इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैमरा इंस्टॉलेशन की एंड सो ऑन। तो जनाब ये मेरे पास टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आ गई, एसआरबी रजिस्ट्रेशन हु ऑलरेडी हैव एनटीएन। ये देखें, ये ऑलरेडी टिक है। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी एनटीएन, और एनटीएन के आगे ये बॉक्स बना हुआ है। तो जनाब इधर आपने अपना 8 डिजिट्स का जो एनटीएन है वो ऐड करना है। टैक्स पेयर टाइप बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही आप एनटीएन ऐड करेंगे तो जो भी आपकी टैक्स पेयर की टाइप होगी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपने अपना एनटीएन कैसे ढूंढना है, तो जनाब एनटीएन ढूंढने के लिए एफबीआर के आईआरएस के पोर्टल पे चलूंगा जी। तो आईआरएस पे चलता हूं जी। तो ये मेरे पास एफबीआर आईआरएस का पोर्टल आ गया। इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन कर लूंगा जी। स्क्रॉल डाउन करने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। नीचे आपके पास आ रहा होगा जी ऑनलाइन वेरिफिकेशंस। ऑनलाइन वेरिफिकेशंस के डिफरेंट टैब है आपके पास, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एजेके, डाउनलोड्स, सेल्स टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आ जाएगी, एंड सब्सिक्वेंटली आपके पास आ रहा होगा जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो जनाब एनटीएन फाइंड करने के लिए हमारा कंसर्न होगा जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ। तो सिंपली टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया, ये जो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वाला टैब है ये ग्रीन हाईलाइट हो गया, और इधर भी मेरे पास टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आ गया। आगे वो कह रहा है जी चेक टैक्स पेयर प्रोफाइल यूजिंग एनटीएन स्लैश एनआईसी स्लैश रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर एक्सेट्रा। आगे वो कह रहा है कि आप जो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वो चेक कर सकते हैं थ्रू एनटीएन, सीएनआईसी, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर। इंडिविजुअल के केस में आप सीएनआईसी या एनटीएन यूज करेंगे, कंपनी के केस में आप इनकॉर्पोरेशन या एनटीएन नंबर यूज करेंगे, और एओपी के केस में आप रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन यूज करेंगे। पैरामीटर टाइप, तो जनाब वही पैरामीटर में ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, एनटीएन से भी आप सर्च कर सकते हैं, सीएनआईसी से भी, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में है जी इंडिविजुअल,
तो जनाब इंडिविजुअल के केस में सर्च क्राइटेरिया हम रखेंगे CNIC, क्योंकि एनटीएन का तो हमें पता नहीं है और एनटीएन ही हमने फाइंड करना है। तो ये पैरामीटर के साथ ये देखें सिलेक्ट आ रहा है और साथ में ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और ये सारे आपके पास जो सर्च क्राइटेरिया ये आ जाएंगे इधर। एनटीएन है, CNIC, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर। तो जनाब जो हमारा सर्च क्राइटेरिया है वो है जी CNIC, तो CNIC पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आगे आपके पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नीचे बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आपने अपना CNIC नंबर ऐड करना है विदाउट डैशेस। तो जनाब अपना CNIC नंबर ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। अच्छा जी, मैंने अपना CNIC नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है जी कैप्चा, ये जो आपके पास सिक्योरिटी कोड है ये आपने इधर कैप्चा के नीचे ये जो एंटर लिखा हुआ है इधर आपने ऐड करनी है। तो जनाब इस टैब पे क्लिक करूंगा और ये जो सिक्योरिटी कोड्स हैं ये इधर ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने सिक्योरिटी कोड्स ऐड कर दिया और ये जो मेरा सर्च क्राइटेरिया ये पूरा हो गया। पैरामीटर में CNIC लिख दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर में CNIC नंबर आ गया और कैप्चा ऐड कर दिया। इसके बाद ये नीचे आपके पास आ रहा है जी वेरीफाई का बटन, तो सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम ने मेरा सारा डाटा उठा लिया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है जी जो आपका CNIC होगा। उसके बाद आ रहा है जी रेफरेंस नंबर, ये जो आपका 8 डिजिट्स का रेफरेंस नंबर है ये आपका एनटीएन नंबर है जी। इस एनटीएन को यूज करते हुए हमने SRB में ई रजिस्ट्रेशन करनी है जी। तो जनाब इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लूंगा और ई रजिस्ट्रेशन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो वापस चलूंगा जी ई रजिस्ट्रेशन के टैब पे। तो जनाब इधर अपना 7 डिजिट्स का एनटीएन नंबर ऐड कर दूंगा और डैश के बाद ये जो 8वां डिजिट है ये इधर ऐड कर दूंगा। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ जी। ये देखें ये आपका एनटीएन नंबर है 7 डिजिट्स का, उसके बाद डैश आ रही है, उसके बाद 0 आ रहा है। तो ये आपने कंप्लीट जो एनटीएन नंबर है वो ऐड करना है। पहले बॉक्स में आपने 7 डिजिट्स लिखनी है, उसके बाद डैश खुद ही सिस्टम ने लगाई हुई है और आगे जो लास्ट पर डिजिट आ रहा है जिसको चेक डिजिट कहते हैं वो भी आपने ऐड करना है। मैं आपको ई रजिस्ट्रेशन के टैब पे वापस लेके दिखा भी देता हूँ। ये देखें इस टैब में 7 डिजिट्स आएंगे और डैश के बाद जो डिजिट आ रहा है वो इस बॉक्स में आएगा लास्ट वाले में। तो जनाब अपना एनटीएन नंबर ऐड कर लेता हूँ जी। ये मेरा एनटीएन आ गया जी 7 डिजिट्स का। उसके बाद डैश के बाद जो लास्ट में आपका चेक डिजिट आ रहा है 8वां डिजिट वो आपने ऐड कर देना, तो वो डिजिट ऐड कर लेता हूँ जी। ये मेरा एनटीएन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने एनटीएन दिया और कहीं भी क्लिक किया तो ये सिस्टम ने मेरा CNIC मेरा नेम ऑटोमेटिकली उठा लिया और ये सिस्टम ने डाटा उठाया FBR की वेबसाइट से, क्योंकि FBR का जो सारा डाटा वो SRB के साथ इंटरलिंक्ड है। तो जनाब मैंने एनटीएन ऐड किया, फिर चेक डिजिट ऐड किया, टेक्स्ट पे टाइप सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली एनटीएन की बेस पे इंडिविजुअल। साथ ही सिस्टम ने मेरा CNIC नंबर उठा लिया और नेम उठा लिया। नीचे वो बता रहा है इमेज कैरेक्टर, तो इधर भी कैप्चा आपने ऐड करना है। तो ये कैप्चा ऐड कर लेता हूँ। इमेज कैरेक्टर के आगे ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, इधर क्लिक करूंगा और वो कह रहा है जी एंटर द अबव मेंशन्ड इमेज कैरेक्टर्स। तो ये जो डिजिट्स हैं ये इधर ऐड कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, मैंने डिजिट्स ऐड कर लिए। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा जी। तो ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया जनाब मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया जी। टैक्स पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अभी प्रिपेयरिंग में है। प्रिपेयरिंग के बाद जैसे सारा डाटा दे देंगे हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये सबमिटेड स्टेट में चला जाएगा। अभी ये प्रिपेयरिंग में, ये देखें जी चेक लगा हुआ है। ऑल रजिस्ट्री पोर्शन फील्ड स्लैश कॉलम्स आर मैंडेटरी। जनाब ये आपने सारे ऑप्शन जो है ये फिल करने। सबसे पहले आ रहा जी अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है, नो एनटीएन। डी रजिस्ट्रेशन है जी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, चेंज इन पर्टिकुलर्स है, SRB रजिस्ट्रेशन हु ऑलरेडी हैव एनटीएन। तो ये बाय डिफॉल्ट जो लगा हुआ है SRB रजिस्ट्रेशन हु ऑलरेडी हैव एनटीएन, इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हम ऐसे इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसका एनटीएन ऑलरेडी बना हुआ है जी। उसके बाद एनटीएन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है जी। तो जनाब आगे ऑथराइजेशन आ रही है कि हम सिंध रेवेन्यू बोर्ड को ऑथराइज कर रहे हैं कि जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है वो FBR से या कोई भी जो प्रोविंशियल बॉडीज है, जो प्रोविंशियल रेवेन्यू बॉडीज है, जैसे सिंध में SRB है, पंजाब में PRA है, बलोचिस्तान में BRA है, तो जो टैक्स पेयर है जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो SRB को ऑथराइज कर रहा है कि जो SRB है वो FBR से या दूसरे रेवेन्यू बॉडीज से इस टैक्स पेयर का डाटा ले सकती है। तो जनाब ये ऑथराइजेशन आ गई। आगे वो कह रहा है जी दिस ऑप्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर विद FBR एंड ऑथराइजिंग SRB पोर्टल टू ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट पर्टिकुलर्स फ्रॉम FBR पोर्टल। आगे वो कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जो FBR से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये यूज होता है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आपका ई रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप एनटीएन देते हैं वो आपका डाटा फैच ना करे सिस्टम, तो आपने क्या करना है। तो जनाब वापस चलता हूँ रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे, इसको क्लोज करता हूँ जी। वापस चलूंगा ई रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन। अब सपोज कर ले मैं एनटीएन ऐड कर लेता हूँ कोई भी, इसके बाद कहीं भी क्लिक करता हूँ। अब ये देखें एनटीएन ऐड कर दिया, चेक डिजिट भी ऐड कर दिया, लेकिन सिस्टम ने CNIC और नेम नहीं उठाया। अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने जो SRB है उसको ईमेल करनी है। SRB को हमने ईमेल करनी है कि जनाब जो हमारा डाटा है, जो हमारा एनटीएन है, वो सिस्टम ई रजिस्ट्रेशन में नहीं उठा रहा।
उसकी काइंडली ई इनरोलमेंट कर दें। मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ जी। तो इस ईमेल पे आपने ईमेल करनी है e.support@srb.gos.pk, ठीक है। और आपने बता देना है ई रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनटीएन नंबर या ई इनरोलमेंट इन केस ऑफ एनटीएन नंबर। नीचे आपने अपनी एनटीएन इंक्वायरी लगा देनी है या अपने एनटीएन सर्टिफिकेट लगा देना है कि ये मेरा एनटीएन सर्टिफिकेट है और ई रजिस्ट्रेशन में मेरा जो एनटीएन है वो सिस्टम नहीं उठा रहा, तो काइंडली इसको सिस्टम में ई इनरोल कर लें। तो जनाब एसआरबी वाले 1 या 2 दिन के बाद आपकी ई इनरोलमेंट कर देंगे और आपको ईमेल भी कर देंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सिस्टम आपका एनटीएन नहीं उठा रहा तो जनाब वापस चलूंगा एसआरबी के पोर्टल पे। अच्छा जी, हम कर रहे थे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैंने आपको अप्लाई फॉर का बता दिया, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ है। ऑथराइजेशन जनाब हमारी ऑटोमेटिकली ऑथराइजेशन हो गई है और ये आपको कुछ भी सिलेक्ट भी नहीं करने देगा। टैक्स पे टाइप हमारा इंडिविजुअल है और ये बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है। जैसे ही आपने एनटीएन नंबर दिया सिस्टम ने खुद ही डाटा फैच कर लिया, नेम, सीएनआईसी नंबर, कैटेगरी। ये देखें जी, ये इंडिविजुअल है, ये आपको कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं करने देगा। कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, लेकिन इसके पर्टिकुलर्स एसआरबी ने उठा लिए थे एफबीआर से और ये इंडिविजुअल कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। बेसिस किस बेस पे आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं जी? सेल्फ अप्लाइड अंडर सेक्शन 24 है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट आपको खुद से रजिस्टर्ड कर देता है, खुद से रजिस्टर्ड करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है और वो आपको थ्रू कोरियर बता देता है जनाब कि हमने आपको कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर दिया। तो जनाब हम कर रहे हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और ये देखें जी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। मैं कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें जी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के साथ ये देखें ये राउंड सर्कल आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने करना जी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हम वॉलंटरली तौर पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं जी अपने आप बजाते खुद। तो जनाब आपने इसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ही रहने देना है। उसके बाद वो बता रहा है जी एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर। एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर से मुराद आपकी सालाना सेल कितनी होगी, तो आपने कोई भी नंबर दे देना है, 10 लाख, 5 लाख, 12 लाख, व्हाट्सएवर, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सेल है वो आपने बता देनी है। तो जनाब मैंने 12 लाख लिख दिया इधर। अच्छा जी, ये मेरा जो टर्नओवर है वो मैंने लिख दिया। टर्नओवर से मुराद आपकी सेल है जनाब पूरे साल की, 12 महीनों की, तो 12 लाख। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, लाजमी नहीं है कि आपने एक्चुअल नंबर लिखना है। ये एक्सपेक्टेशन है जनाब आपकी कितनी सेल होगी पूरे साल की। उसके बाद जनाब सीएनआईसी आ गया, सिस्टम ने खुद ही उठा लिया। सीएनआईसी/पासपोर्ट नंबर फॉर इंडिविजुअल ओनली, नॉन रेजिडेंट टू राइट पासपोर्ट नंबर। नॉन रेजिडेंट के केस में पासपोर्ट नंबर आ जाता, वो भी सिस्टम ने खुद ही उठा लेना था क्योंकि एनटीएन बनना लाजमी था जी। नेम भी एनटीएन से उठाया हुआ जी, तो नेम आ गया। नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं। नेम को चेंज करने के लिए कहीं भी क्लिक करेंगे और आप इधर अपना जो नेम है उसको आप चेंज कर सकते हैं जी। फर्दर नीचे चलते हैं जी। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है सीएनआईसी इशू डेट, जो आपके सीएनआईसी पे इशुएंस डेट होगी वो आपने ऐड कर देनी है जी। सबसे पहले आ रहा है डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर और सबके साथ ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर जिस डेट पे मेरा सीएनआईसी इशू है वो डेट ऐड कर दूंगा। तो जनाब हमारे केस में डेट ऑफ इशुएंस है 18 आ गया। उसके बाद मंथ है जी, मंथ के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो भी महीना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में नावा है तो नावा महीना आ गया और ईयर आ गया जी, किस डेट को या किस ईयर में आपका सीएनआईसी इशू है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, हमारे केस में इशू हुआ जी 2023, तो 2023 सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी सीएनआईसी एक्सपायरी डेट, तो जनाब जिस डेट को इशू है उसके 10 साल बाद आपका सीएनआईसी एक्सपायर हो जाएगा। तो एज इट इज एक्सपायरी डेट ऐड कर दूंगा जी। डे पे क्लिक किया, डेट आ गई जी। एज इट इज मंथ सेलेक्ट कर लूंगा और ईयर, 10 साल का गैप आता है जी आपकी एक्सपायरी में, तो ये 2033 आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है जनाब आपने, ये डेट ऑफ बर्थ इसने एफबीआर से उठाई हुई है, ये आप देख सकते। उसके बाद जनाब जेंडर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है एफबीआर से, ये देखें मेल भी है फीमेल भी। अगर आप फीमेल होते, गलत जेंडर सेलेक्ट किया होता तो आप फीमेल पे क्लिक कर देते, लेकिन हमारे केस में मेल है तो मेल पे क्लिक करूंगा। ये मेल के ऊपर ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है ये देखें, ये ब्लू हाईलाइटेड हो गया, तो जनाब हमारे केस में जेंडर जो है वो मेल है। उसके बाद वो कह रहा है जी ईमेल एड्रेस, तो जनाब इस टैब में आपने अपनी जो ईमेल है वो ऐड करनी है। तो अपनी ईमेल ऐड कर लेता हूँ जी। ईमेल आपने स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखनी है, आपने कैप्स लॉक जो है ना वो नहीं लगाना। ईमेल ऐड कर देता हूँ जी। तो जनाब ये मैंने ईमेल ऐड कर दी। डेट ऑफ बर्थ जनाब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है एफबीआर से, ये आप देख सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही होती तो ये देखें, डे के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, मंथ के साथ भी और ईयर के साथ भी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही होती तो आप इधर से चेंज कर सकते थे। तो जनाब हमारे केस में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक आ रही है जी। आगे आ रहा है जी स्टेटस, आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट से मुराद ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में 183 डेज और मोर प्रेजेंट रहे। तो जनाब हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। रेजिडेंट है तो तभी वो एसआरबी में रजिस्टर्ड हो रहा है ना, कि वो रेजिडेंट है तो तभी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान में। कंट्री आपकी पाकिस्तान आ जाएगी।
उसके बाद आ रहा है जी एड्रेस, हाउस स्लैश फ्लैट स्लैश प्लॉट नंबर, स्ट्रीट स्लैश लेन स्लैश प्लाजा स्लैश फ्लोर स्लैश विलेज, ब्लॉक स्लैश मोहल्ला स्लैश सेक्टर स्लैश रोड स्लैश पोस्ट ऑफिस, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया, टाउन। तो जनाब इधर आपने अपना जो एड्रेस है वो ऐड करना है जो आपके CNIC पे आ रहा है। तो जनाब एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले हाउस नंबर आ रहा है, हाउस नंबर के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और अपना हाउस नंबर ऐड कर लूंगा। अच्छा जी, हाउस नंबर आ गया, उसके बाद स्ट्रीट नंबर ऐड कर दूंगा जी। स्ट्रीट नंबर हो गया, सेक्टर नंबर हो गया, व्हाट्सएवर जो भी आप लिखना चाहें। अगर विलेज है तो विलेज का नाम आ जाएगा, टाउन है तो टाउन का नाम आ जाएगा। तो स्ट्रीट स्लैश लेन स्लैश प्लाजा स्लैश फ्लोर स्लैश विलेज के नीचे क्लिक करूंगा और इधर स्ट्रीट नंबर या सेक्टर नंबर ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मेरा सेक्टर नंबर आ गया। उसके बाद जनाब ब्लॉक स्लैश मोहल्ला स्लैश सेक्टर स्लैश रोड स्लैश पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो मोहल्ला है, आपका जो ब्लॉक है वो आपने ऐड करना है। तो ये जो नीचे बॉक्स आ रहा है इधर क्लिक करूंगा और मेरे जो मोहल्ले का नाम है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है प्रोविंस, प्रोविंस के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो भी हमारा प्रोविंस है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। लाजमी नहीं है कि जो बंदा सिंध का रेजिडेंट है वही एसआरबी में रजिस्टर्ड हो। कोई आउटसाइडर मतलब पंजाब का रेजिडेंट या KPK का रेजिडेंट वो भी तो सिंध में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो कोई भी बंदा जो है वो एसआरबी में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो जनाब जिस इंडिविजुअल की हम एसआरबी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सिंध का ही रेजिडेंट है। तो जनाब इधर से सिंध सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा प्रोविंस आ गया। उसके बाद आ रहा है जी डिस्ट्रिक्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कराची सेंट्रल है, कराची ईस्ट है, कराची साउथ है, व्हाट्सएवर। तो जनाब सेलेक्ट के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे केस में है जी कराची सेंट्रल, तो कराची सेंट्रल सेलेक्ट कर लूंगा। बाद आ रहा है जी सिटी स्लैश तहसील, तो जो आपकी तहसील होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और ये कराची सेंट्रल आ रहा है इधर भी, तो कराची सेंट्रल सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी एरिया स्लैश टाउन, गुलबर्ग टाउन। तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। जैसे ही आपने सिटी स्लैश तहसील सेलेक्ट की, आपका एरिया स्लैश टाउन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं अगर फर्दर ऑप्शन आ रहे हो। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास एक ही एरिया आ रहा है। अगर मल्टीपल एरियाज आ रहे होते तो आप कोई और भी सेट कर सकते थे। सो जनाब ये मेरी पर्सनल डिटेल्स आ गई। CNIC की इश्यूएंस डेट मैंने ऐड कर दी, एक्सपायरी डेट ऐड कर दी, ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया था मैंने, डेट ऑफ बर्थ मेरी ऑलरेडी आ रही थी, स्टेटस मेरा रेजिडेंट आ गया, एड्रेस मैंने ऐड कर दिया जी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला नेम आ गया जी, प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, तहसील सेलेक्ट कर ली, एरिया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया। टाइप ऑफ सर्विसेज, आगे वो कह रहा है कि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसकी टाइप क्या है। टेलीकॉम है, एडवर्टीजमेंट है, बैंकिंग है, शिपिंग है, इंश्योरेंस है, कोरियर है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है, होटल रेस्टोरेंट है, स्टॉक ब्रोकरेज है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग है, इंश्योरेंस है, अदर्स है। तो जनाब हमारे केस में जी अदर्स, हमने बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जी कैमराज इंस्टॉलेशन की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। तो जनाब अदर्स पे क्लिक करूंगा। अब हमने अदर्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने एक प्रिंसिपल सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए देखें जी सिलेक्ट आ रहा है, उसके साथ ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी आपके पास सर्विसेज आ रही हैं वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास सारी सर्विसेज आ रही हैं। इन सारी सर्विसेज को देखने के लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं और साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है। इस स्क्रॉल बार को पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है, होलसेल ट्रेड है, बेवरेजेस है, फर्दर नीचे चलता जाऊँ जी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, कार्गो हैंडलिंग है, स्टोरेज है, व्हाट्सएवर। तो ये सारी सर्विसेज आ रही हैं। आप इधर से कोई भी सर्विसेज है जो आपसे परटेन कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब हम सारी सर्विसेज देख लेते हैं और जो हमसे परटेन कर रही होंगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे जी। तो जनाब हमारे केस में आ जाएगा जी इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड ऑपरेटर्स NEC, क्योंकि कोई और मुझे लग नहीं रहा। हाँ, रिपेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन भी। तो जनाब मैं रिपेयर सर्विसेज ऑफ अदर गुड्स जो है इसको सेट कर लेता हूँ। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें जी जो रिपेयर सर्विसेज है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज कर लें कि मैं इंस्टॉलेशन ऑफ IT सर्विसेज जो है उसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जनाब दोबारा इस पर क्लिक करूंगा, ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, और इधर मैं सेलेक्ट कर लूंगा इंस्टॉलेशन ऑफ IT सर्विसेज। तो देख लेते हैं जी इंस्टॉलेशन ऑफ IT सर्विसेज को भी। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज है जी, अदर होस्टिंग है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड सपोर्ट सर्विसेज है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, वेब होस्टिंग है, एप्लीकेशन सर्विस है, अदर होस्टिंग एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग सर्विसेज है जी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जनाब हमारे केस में जो अबव मेंशन्ड सर्विसेज है वो कहीं भी फॉल नहीं कर रही। मैंने बड़ा इसको देखा है तो ये कहीं भी फॉल नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा जी कि मैं इसको यहाँ तो मैं सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज में ले जाता हूँ जी। ट्रैकिंग है, अलार्म है, व्हाट्सएवर, आपके जो CCTV कैमराज है वो भी इधर ही आ जाएंगे। तो जनाब हमारे केस में जो सर्विसेज जो मुझे मोस्ट सूटेबल लगी हैं वो ये आ रही हैं।
सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, ट्रैकिंग है, अलार्म है, एटसेट्रा। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें जी, सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, ट्रैकिंग, अलार्म, एटसेट्रा, ये मैंने सेट कर लिया। और ये नीचे आपका सर्विसेज/CPC जो कोड है ये भी आ गया। ये आपकी प्रिंसिपल सर्विस एक्टिविटी भी सिलेक्ट हो गई। सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, ट्रैकिंग है, अलार्म है, एटसेट्रा। तो ये जनाब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। टैक्स पे टाइप सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली। बेसिस थी मेरी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। सीएनएसी/पासपोर्ट नंबर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। नेम भी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। टर्नओवर मैंने ऐड किया। सीएनएसी की इशुएंस डेट ऐड कर दी, एक्सपायरी डेट ऐड कर ली, ईमेल एड्रेस ऐड कर लिया, डेट ऑफ बर्थ सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली, स्टेटस ऑटोमेटिकली आ रहा था, रेजिडेंट एड्रेस कंप्लीट ऐड कर लिया। टाइप ऑफ सर्विसेज हमने सेलेक्ट कर ली जनाब, हमारे केस में थी अदर्स। आपके केस में इनमें से कोई होंगी तो आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे हमने एक प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है वो सेलेक्ट कर ली, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। हमारे केस में आ रही है जी सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, क्योंकि हमने जो सीसीटीवी कैमराज है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है एजेंट पर्टिकुलर्स अंडर सेक्शन 67। इधर आपने एजेंट के या अपने पर्टिकुलर्स डालने हैं। अगर तो आपका कोई एजेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एजेंट से मुराद आपके कोई इंप्लॉई है, आपका कोई कंसल्टेंट है, तो उसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपके खुद के पर्टिकुलर्स इधर आ जाएंगे। तो जनाब जो इंडिविजुअल है हमारे केस में वो खुद ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसका कोई एजेंट नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन टाइप में सेल्फ के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और सेल्फ पे क्लिक कर लूंगा। तो ये मैंने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इन कैपेसिटी एज सेल्फ, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि जिस इंडिविजुअल की हम एसआरबी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो खुद ही जो है रजिस्टर हो रहा है, वो किसी एजेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं हो रहा जनाब, वो खुद ही ई रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर जो है वो फिल कर रहे हैं। तो आपने सेल्फ ही रहने देना अगर आप खुद कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी CNSE/NTN/पासपोर्ट नंबर। तो ये जो आपका जो CNSE नंबर होगा वो आप ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये जो ऊपर आपका CNSE नंबर आ रहा है इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें। तो जनाब इसे कॉपी कर लेता हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी, CNSE नंबर में पेस्ट कर दूंगा। नेम, जैसे मैंने CNSE नंबर लिखा सिस्टम ने जो नेम है वो ऑटोमेटिकली उठा दिया जी। उसके बाद आपने जो एड्रेस है वो खुद से ऐड करना है। तो जो एड्रेस मैंने ऊपर मेंशन किया वही एड्रेस इधर ऐड कर दूंगा जो आपका CNSE पे आ रहा है। तो जनाब एड्रेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हाउस/फ्लैट/प्लॉट नंबर ऐड कर दूंगा। मेरा हाउस नंबर आ गया, उसके बाद स्ट्रीट नंबर ऐड कर दूंगा जी। हाउस नंबर ऐड कर दिया, स्ट्रीट नंबर ऐड कर दी, उसके बाद मोहल्ला या ब्लॉक नंबर आ जाएगा तो ब्लॉक नंबर ऐड कर लूंगा। तो जनाब हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में था सिंध, तो सिंध सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में था जी कराची सेंट्रल, तो कराची सेंट्रल सेट कर लूंगा। तहसील भी हमारे केस में कराची सेंट्रल है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, कराची सेंट्रल सेट कर लूंगा। एरिया/टाउन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जैसे मैंने तहसील सेट की। तो जनाब एजेंट पर्टिकुलर्स में मैंने सेल्फ पे क्लिक किया, इन कैपेसिटी एज सेल्फ सिस्टम ने खुद ही उठा लिया। अगर ये नहीं उठा रहा तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इधर से आप सेल्फ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी। अगर एजेंट है तो एजेंट में आपको पता ही है कि कंसल्टेंट हो सकता है व्हाट्सएवर, वो भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। मैनेजर है, कंसल्टेंट है, व्हाट्सएवर। CNSE नंबर ऐड कर दिया। जैसे CNSE नंबर ऐड किया सिस्टम ने नेम खुद ही उठा लिया। उसके बाद एड्रेस ऐड कर लिया। उसके बाद आ रहा है जी फोन नंबर, जो आपका PTCL लगा हुआ है व्हाट्सएवर, उसका आपने नंबर ऐड करना है। एंड सब्सिक्वेंटली आपके पास आ रहा है जी सेल नंबर। तो जनाब फोन नंबर अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना जो आपका मोबाइल नंबर है वही आप इधर ऐड कर देंगे। सब्सिक्वेंटली सेल नंबर आ रहा है, सेल नंबर में +92 आ गया। उसके बाद आपने कोड सेट करना है 0300 0333 0345 व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपका कोड होगा आप इधर से सेट कर लेंगे। ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। हमारे केस में जी 0319, तो 0319 सेट कर लूंगा। ये मेरा कोड आ गया और उसके आगे जो आपका नंबर है वो आप ऐड कर देंगे। तो अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ जी। तो जी ये मेरा सेल नंबर आ गया। उसके बाद फैक्स है जी, फैक्स नहीं ऐड करना। उसके बाद वो कह रहा है जी ईमेल, तो ईमेल ऐड कर लेता हूँ जी। तो जनाब बॉक्स में ईमेल पेस्ट कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। फोन नंबर मैंने ऐड नहीं किया, सेल नंबर ऐड किया और ईमेल ऐड किया। उसके बाद वो कह रहा है सेव रजिस्ट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन एंड कंप्लीट रिमेनिंग फॉर्म। तो जनाब इसको अपने सेव करना है। ये देखिए नीचे आ रहा है सेव रजिस्ट्री, तो सेव रजिस्ट्री पे क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है जी रिप्रेजेंटेटिव फोन कोड इनवैलिड, रिप्रेजेंटेटिव फोन नंबर इनवैलिड। तो ये जनाब फोन नंबर में यही आपने सेल नंबर उठा के लिख देना। तो जनाब इधर लिख देता हूँ, यही जो आपका सेल नंबर था वही उठा के मैंने फोन नंबर में ऐड कर दिया। तो दोबारा सेव रजिस्ट्री कर लेता हूँ जी। एप्लीकेशन ऑलरेडी अंडर प्रोसेस विद दीज क्रेडेंशियल्स, टू व्यू द एप्लीकेशन प्लीज क्लिक ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस लिंक। तो जनाब आपकी ये जो रजिस्ट्री है ये सेव हो चुकी है यहाँ तक। सेव रजिस्ट्री पे क्लिक करूंगा दोबारा। तो जैसे ही मैंने सेव रजिस्ट्री पे क्लिक किया वो कह रहा है जी रजिस्ट्री अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपकी ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। अगर आपका इंटरनेट चला जाए, आपकी लाइट चले जाए, व्हाट्सएवर, आप एप्लीकेशन को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर्स, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप 10 डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर्स/पार्टनर्स
दिस पोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी एंड एओपी। तो जनाब अगर आप कंपनी या एओपी का एंटीएन लगा के उनकी आप एसआरबी की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका एक्टिवेट होता है। इधर वो एंटीएन या स्लैश सीएनएससी आपको लिखने देता है, ये आपका व्हाइट हाईलाइटेड होता है। जैसे ही आप एंटीएन या सीएनएससी देते हैं वो टैक्स पेयर का नेम उठा लेता है। उसके बाद आप उसका कैपिटल लिखते हैं, वो कंपनी में कितने शेयर्स ऑन कर रहा है, और सब्सिक्वेंटली आप ऐड पे क्लिक कर देते। ऐसे ही आपने टॉप 10 डायरेक्टर्स और टॉप 10 पार्टनर्स की जो डिटेल है वो ऐड करनी थी। लेकिन क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो इंडिविजुअल है, इस वजह से हमारा ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट नहीं है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा जी अदर एक्टिविटीज, अदर बिजनेस एक्टिविटीज इन एडिशन टू द प्रिंसिपल एक्टिविटी गिवन एट सीरियल नंबर 9 अबव। अच्छा जी, अगर अबव मेंशन एक्टिविटी के अलावा भी आप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो जनाब उसकी डिटेल भी आपने इधर ऐड कर देनी है। तो अदर एक्टिविटीज ऐड करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और अगर आपने कोई और एक्टिविटी ऐड करनी है तो आप इधर से देख के उसको सेट कर लेंगे। तो जनाब एक्टिविटी देख लेता हूं जी। सपोज कर ले मैं सेट कर लेता हूं रिपेयर सर्विसेज ऑफ अदर गुड्स, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी एडिशनल एक्टिविटी ऐड होगी। इसके बाद सिंपली ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर लूंगा तो ये देखें ये मेरी जो एडिशनल एक्टिविटी है वो ऐड हो चुकी है। एक एक्टिविटी मैंने ऊपर ऐड की सिक्योरिटी सर्विसेज वाली, और दूसरी मैंने रिपेयर सर्विसेज ऑफ अदर गुड्स ये ऐड कर ली। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद बिजनेस स्लैश ब्रांचेस, तो जो आपकी बिजनेस की डिटेल है वो आपने ऐड कर देनी है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने एनटीएन में बिजनेस ऐड करना है, आपने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद ही आपने एसआरबी में रजिस्ट्रेशन करनी है। जो आपकी बिजनेस या ब्रांच नेम होगी उसी नाम से आपने कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट लेना है। तो जनाब जो मेरी बिजनेस की डिटेल्स है वो ऐड कर लूंगा इधर। सबसे पहले वो कह रहा है बिजनेस स्लैश ब्रांच टाइप, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। इधर से जो भी आपकी बिजनेस की ब्रांच टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच है, डिवीजन है, गोडाउन है, हेड ऑफिस है, होम है, अदर है, आउटलेट है। तो जनाब हमारे केस में हेड ऑफिस आप सेलेक्ट कर लें। तो जनाब हेड ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस स्लैश ब्रांच नेम, जो आपका बिजनेस है जनाब उसका कंप्लीट नेम आपने ऐड कर देना है। तो अपने बिजनेस का नेम ऐड कर देता हूँ जी। तो जनाब ये मेरे बिजनेस का कंप्लीट नेम आ गया, और यही मेरा ट्रेड नेम है। जो बिजनेस नेम है इसी नाम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसको कॉपी करके नीचे ट्रेड नेम में पेस्ट कर दूंगा। ये जो ट्रेड नेम के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है जी एड्रेस, तो जनाब जो आपके बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस है वो आपने इधर ऐड कर देना है। तो जनाब अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस इधर ऐड कर दूंगा जी। हाउस नंबर ऐड कर दिया, उसके बाद स्ट्रीट नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे जी। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके प्रोविंस आ गया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूंगा जी, कराची सेंट्रल था मेरे केस में, सिटी भी यही था जी, और एरिया स्लैश टाउन सिस्टम में ऑटोमेटिकली गुलबर्ग टाउन आ गया। नेचर ऑफ प्रेमिसेस पोजेशन, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पे आपका ऑफिस है, जो आपका ऑफिस एड्रेस है वो आप ऑन कर रहे हैं, रेंट पे या अदर है, तो जनाब मैं अदर पे क्लिक कर लूंगा, क्योंकि ना हम ऑन कर रहे हैं ना ही रेंटेड है, ये मेरे पेरेंट्स के नाम पे है जी। अगर आप रेंटेड पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑनर का सीएनएससी और ऑनर का नेम ऐड करना पड़ता, तो जनाब अदर पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी रेफरेंस नंबर, तो जो आपका बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जनाब उसका आपने कंज्यूमर नंबर इधर ऐड करना है। तो अपने बिल का कंज्यूमर नंबर ऐड कर लूंगा इधर। अच्छा जी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी रेफरेंस नंबर ऐड कर दिया बिल से देख के। इसके बाद वो कह रहा है जी गैस कनेक्शन इंस्टॉल्ड, जो आपका गैस का कनेक्शन है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं आपकी प्रेमिसेस पे। अगर तो आपका गैस का कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, जो आपका हेड ऑफिस है, शॉप है, व्हाटसएवर जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, अगर तो यस है तो आपने गैस का कंज्यूमर नंबर भी इधर ऐड करना है। और अगर आपका गैस का कनेक्शन इंस्टॉल नहीं है तो जनाब आप सिंपली इसको नो कर दें। तो मैं इसको नो कर देता हूं जी। आगे वो कह रहा है बिजनेस ब्रांच स्टार्ट डेट, किस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, डे है, मंथ है, ईयर है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो मेरी बिजनेस स्टार्ट डेट है वो मैं लिख लूंगा। आप सपोज कर लें मेरे केस में 13 मार्च है जिस डेट को मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, तो 13 मार्च कर लेता हूँ। मंथ मेरा 3 आ जाएगा मार्च, ईयर मेरा आ जाएगा 2026। तो ये मेरी बिजनेस स्लैश ब्रांच स्टार्ट डेट आ गई 13 मार्च 2026। उसके बाद वो कह रहा है जी फोन, तो जनाब अपना फोन नंबर आप दोबारा इधर लिखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, +92 वैसे ही आ जाएगा, आगे मोबाइल नंबर का कोड आ जाएगा 300-333 व्हाट्सएवर। तो कोड ऐड कर देता हूँ और इस बॉक्स में आप अपना 300 के बाद वाला जो नंबर है वो ऐड कर देंगे। तो अब जो मेरा बिजनेस है उसकी कंप्लीट डिटेल ऐड हो चुकी है। बिजनेस स्लैश ब्रांच टाइप आ गई जी, हेड ऑफिस है, बिजनेस का नेम आ गया, ट्रेड नेम में वही नेम लिखना जो आपका बिजनेस का नेम है, और एड्रेस आ जाएगा। नेचर ऑफ प्रेमिसेस पोजेशन, ओन्ड है तो ओन्ड कर दे, रेंटेड है तो आपको ऑनर का सीएनएससी और ओनर का नेम लिखना पड़ेगा, अदर है तो अदर कर दें। अदर से मुराद आप ऑन नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स ऑन कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रेफरेंस नंबर आपने लिखना है। गैस कनेक्शन इंस्टॉल्ड है तो जनाब उसका भी आपने कंज्यूमर नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो आप नो कर दें, अगर है भी तो आप नो कर दें, एक ही काफ़ी है जी, इलेक्ट्रिसिटी रेफरेंस नंबर ही काफ़ी है। उसके बाद आपने अगेन अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। सब्सिक्वेंटली आप अपनी बिजनेस स्लैश ब्रांच स्टार्ट डेट लिख देंगे जी। तो मेरी सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं जी बिजनेस स्लैश ब्रांचेज में। इसके बाद सिंपली ऐड बिजनेस पे क्लिक करूंगा, तो ऐड बिजनेस पे क्लिक कर लेता हूँ जी।
जैसे मैंने ऐड बिजनेस पे क्लिक किया, ये मेरा जो बिजनेस है ये ऐड हो चुका है। आप इधर मल्टीपल बिजनेसेस भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल हेड ऑफिस है। तो फर्दर नीचे चलूंगा जी। इसके बाद वो कह रहा है जी बैंक अकाउंट्स, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो इधर आपने जो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो ऐड करनी है। अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट टाइटल आ जाएगा, अकाउंट की टाइप आ जाएगी, बैंक का नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी। तो ये जो अकाउंट नंबर का बॉक्स है, इधर अकाउंट नंबर लिख लूंगा। तो जी मेरा अकाउंट नंबर आ गया। आगे अकाउंट टाइटल में अपना अकाउंट टाइटल लिख दूंगा जिस नाम से मेरा अकाउंट ओपन है। तो जाहिर सी बात है मेरा अकाउंट जो है बिजनेस के नेम से ओपन होगा, तो बिजनेस का नेम लिख दूंगा। आगे टाइप आ रहा है जी, अकाउंट की क्या टाइप है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। करंट है, पीएलएस है, तो हमारे केस में करंट अकाउंट है। और ये जो आपने अकाउंट ओपन किया होगा उसके ऊपर भी लिखा होगा कि अकाउंट की टाइप कौन सी है। बैंक कौन सा है जी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में जी सुनहरी बैंक। ये साइड पे स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एस लिखूं इधर, तो ये मुझे एस वाले बैंक्स पे ले जाएगा। तो ये मेरे केस में सुनहरी आ गया। आगे वो कह रहा है सिटी, किस सिटी में आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में जी कराची, के लिखूंगा। तो ये देखें जी कराची आ गया। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है कौन सी ब्रांच है जी, तो इधर से ब्रांच सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब ब्रांच के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इधर से अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लूंगा। इस साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मेरे केस में एन है तो एन लिखूंगा। ये हमारे केस में बैंक की ब्रांच आ गई। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेट कर लूंगा। तो ये मेरी सारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वो कह रहा है अकाउंट स्टार्ट डेट। तो जिस डेट को आपने अकाउंट बनाया उसकी डेट आ जाएगी और ये आपके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे लिखी होगी। तो जनाब ये डेट ऐड कर दूंगा। मेरा अकाउंट बना है 13 मार्च 2026 को, 13/3/2026 आ गया। तो जनाब ये मेरी बैंक अकाउंट्स की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइटल आ गया, टाइप आ गया, बैंक का नेम आ गया, सिटी का नेम आ गया, ब्रांच का नेम आ गया। उसके बाद आ रहा जी क्लोज डेट। तो क्लोजर डेट आपने डालनी नहीं है, सिंपली ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा। ये मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब मैंने एक ही अकाउंट ऐड करना है और आपने भी सिंप्लिसिटी के लिए एक ही अकाउंट ऐड करना है। जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा आपने वही ऐड करना है। उसके बाद आ रही है जी डेक्लेरेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फर्दर नीचे चलूंगा। ऑफिस एरिया जी एसआरबी कराची अलॉट हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है सेव, अटैचमेंट लगाएं, प्रिंट एप्लीकेशन करें, वेरीफाई एप्लीकेशन करें, सबमिट एप्लीकेशन करें। तो यहाँ तक मेरी जो सारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप एप्लीकेशन को रिव्यू करना चाहें तो ये स्क्रॉल बार को पकड़ के आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो जनाब मैं अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेता हूँ एक दफ़ा। टैक्स पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया जी। अप्लाई फॉर ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्टेड था, ऑथराइजेशन आ रही है। टैक्स पे टाइप इंडिविजुअल था, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जब मैंने एनटीएन दिया। सीएनआईसी ऑटोमेटिकली उठा लिया, नेम आ गया, सीएनआईसी इशू डेट मैंने दी, एक्सपायरी डेट डाली, एक्सपेक्टेड टर्नओवर डाल दिया, जेंडर मेल था, ईमेल डाली, डेट ऑफ बर्थ ऐड की, स्टेटस रेजिडेंट ही था, एड्रेस ऐड कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। टाइप ऑफ सर्विसेज अदर्स थी, प्रिंसिपल सर्विस मेरी आ गई, इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफ रेडियो टेलीविजन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स। पहले मैंने अदर सिक्योरिटी सर्विसेज किया था लेकिन मुझे ये मोस्ट सुटेबल लगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा जाके तो उसने मुझे ये वाली प्रिंसिपल सर्विस का बताया, तो मैंने प्रिंसिपल सर्विस को मॉडिफाई कर दिया। आपको भी अगर समझ ना लग रही हो तो आपने चैट जीपीटी से जाके पूछ लेना। एजेंट पर्टिकुलर्स अंडर सेक्शन 67, तो ये सेल्फ था, सारी डिटेल्स इंडिविजुअल की मैंने दोबारा ऐड कर दी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री सेव कर ली। डायरेक्टर स्लैश शेयर होल्डर्स नहीं आ रहे क्योंकि ये इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर मैं कंपनी या एओपी की रजिस्ट्रेशन कर रहा होता, जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स थे, पार्टनर्स थे या डायरेक्टर्स थे, उनकी मुझे डिटेल्स ऐड करनी होती है इधर। और ये जो आपके पास एनटीएन/सीएनएससी वाला ऑप्शन है ये वाइट में होता है और ये इधर ये हमें लिखने देता। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अदर बिजनेस एक्टिविटीज इन एडिशन टू द प्रिंसिपल एक्टिविटी गिवन एट सीरियल नंबर 9 अबव। तो एक मैंने और एक्टिविटी ऐड कर दी है। सीसीटीवीज मैं इंस्टॉल तो कर रहा हूँ, साथ में मैं उनकी रिपेयर भी कर रहा हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी। आगे वो कह रहा है जी प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल बिजनेसेस स्लैश ब्रांचेस स्लैश आउटलेट्स। तो हमारे केस में एक ही बिजनेस ब्रांच थी, वो मैंने ऐड कर दी। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद वो कह रहा है जी अप्लाई फॉर सेल्स टैक्स। तो ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर आपने टिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका येलो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ जी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरा बिजनेस जो है रेडी फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है। आप मल्टीपल बिजनेसेस भी ऐड कर सकते हैं लेकिन पर्पज ये है कि आपने एक बिजनेस जो है उसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए हाईलाइट करना है लाजमी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। बैंक अकाउंट्स की डिटेल मैंने ऐड कर दी जनाब। एक ही अकाउंट मैंने ऐड करना था प्राइमरी, वो मैंने ऐड कर दिया। सो एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस को ऐड करने के बाद आपने ये जो एरो है इस पर क्लिक करके इसको हाईलाइट करना है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। डिक्लेरेशन आ गई जी। ऑफिस एरिया आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा। सेव, अटैचमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन, वेरीफाई एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने अटैचमेंट्स लगानी है, तो अटैचमेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी फाइल नेम, द फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 2000 KB एंड फॉर्मेट शुड बी PDF।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि साइज जो है उसका 2000 KB हो और फॉर्मेट जो है PDF हो। चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और वन बाय वन जो अपनी अटैचमेंट्स है वो लगा दूंगा। तो सबसे पहले CNC लगा देता हूँ जी। फाइल का नेम लिख दूंगा जी CNC और अटैच पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोबारा चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगा देता हूँ जी। इधर आपने फाइल का नेम भी लिख देना है जी। दोबारा अटैच पे क्लिक करूंगा जी। ये मेरी दूसरी अटैचमेंट आ गई। दोबारा चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा जी। इसको मैंने नेम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोबारा अटैच पे क्लिक करूंगा, ये मेरी अटैचमेंट आ गई एंड सब्सिक्वेंटली मैं लेटर हेड लगा दूंगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, लेटर हेड आ गया, इसको भी नेम दे दूंगा जी। अगेन अटैच पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए जो मैंने लेटर हेड अटैच किया था उसका साइज 2 MB से ज्यादा है, तो मुझे लेटर हेड के साइज को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो मैं PDF को कंप्रेस करके अटैच कर लूंगा जी। ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। ये देखिए इसका साइज आ रहा है 2.24 MB। तो कोई भी PDF कंप्रेसर आप यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ जाके लिखा है गूगल पे कंप्रेस PDF। तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही थी, जो पहला लिंक आ रहा था, उस पर मैंने क्लिक किया और जो PDF कंप्रेस का प्रोसेस है वो मैंने कर लिया। कंप्रेसिंग PDF। अब ये देखें जी, ये 41 KB का हो गया है, तो अब ये इजिली अपलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो ये जो मेरा लेटर हेड है कंप्रेस फॉर्म में डाउनलोड हो गया। इसका साइज 2 MB से कम आ गया। वापिस चलूंगा जी SRB की साइट पे, अगेन चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। जो मेरा लेटर हेड कंप्रेस था वो मैंने लगा दिया। अटैच पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी मेरा जो लेटर हेड है वो भी अपलोड हो चुका है। तो जनाब मेरा CNC आ गया, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, लेटर हेड आ गया। इसके बाद बैक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे ले आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना। तो सबसे एंड पे चलूंगा जी। सारी डिटेल्स मेरी ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद सिंपली आपने करना है जी वेरीफाई एप्लीकेशन। तो वेरीफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी अपना CNC ऐड करें या रिप्रेजेंटेटिव का CNC ऐड करें। तो जो आपका CNC है वो आप इधर ऐड कर देंगे। ये मेरा CNC ऐड हो गया। इसके बाद नीचे आ रहा है वेरीफाई/अनवेरीफाई। तो जी ये सिंपली जो आपके पास व्हाइट में वेरीफाई/अनवेरीफाई आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। एनरोलमेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। ओके पे क्लिक करूंगा और इसके बाद सिंपली आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जनाब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है टैक्स ऑफिस एज पर जुरिस्डिक्शन SRB कराची। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। प्लीज सेलेक्ट टैक्स ऑफिस इफ यू वांट टू रिसीव सर्टिफिकेट अदर देन दी अबव टैक्स ऑफिस। प्लीज सेलेक्ट टैक्स ऑफिस। आगे वो कह रहा है कि अगर आप अबव मेंशन टैक्स ऑफिस के अलावा कहीं और से भी सर्टिफिकेट रिसीव करना चाह रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लें। और नीचे वो टैक्स ऑफिस सेलेक्ट करने का कह रहा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये मेरे पास दो आ रहे हैं जी, टैक्स ऑफिस SRB और टैक्स ऑफिस कराची। तो जनाब मैं टैक्स ऑफिस जो SRB है वो सिलेक्ट कर लूंगा और सब्सिक्वेंटली ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ओके पे क्लिक करता हूँ जी। e.srb.gus.pk says are you sure to submit this application। आप श्योर हैं कि आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं। तो ओके पे क्लिक करूंगा जी। मैं श्योर हूं कि मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ओके पे क्लिक करता हूँ। एनरोलमेंट एप्लीकेशन जी, एप्लीकेशन का नंबर आ गया। योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन रिसीव्ड एट e.srb पोर्टल आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर aforesaid application. You will be sent user ID, password and PIN code. Any inquiry in this regard can be made at number or at e.support@srb.gus.pk. Complaint if any about inattention, delays, etc. can be made by you at complaint@srb.gus.pk. कोटिंग एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, NTN एंड बिजनेस नेम। तो जनाब ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको यूजर ID, पासवर्ड और पिन रिसीव हो जाएगा ईमेल पे। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफिशिएंसी लगेगी तो वो भी आपको e.support जो है इस ईमेल से आ जाएगी कि काइंडली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें ईमेल करें। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ये आपको ये भी कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हमें ईमेल के थ्रू जो है हमें सेंड कर दें। सब्सिक्वेंटली आपने क्या करना है, आपने ये जो एप्लीकेशन है इसको आपने प्रिंट कर लेना है। और अगर आपको e.support वाले कहें कि हमें ईमेल करें तो आपने ये एप्लीकेशन उनको ईमेल भी करनी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइट चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, व्हाट्सएवर जो भी रीजन है और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो आपने इसी एप्लीकेशन को कैसे कंटिन्यू करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। स्क्रॉल अप कर लेता हूँ जी। ई रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाऊंगा। न्यू ई रजिस्ट्रेशन हैविंग NTN, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। दोबारा आप इधर अपने NTN नंबर देंगे जी। कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा NTN नंबर आ गया। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा, कैप्चा दे लेता हूँ जी और ओके पे क्लिक करूंगा। तो इधर आपकी एप्लीकेशन आ रही होती है और आगे आ रहा होता है ड्राफ्ट और एडिट का बटन आ रहा होता है। एडिट पे क्लिक करके आप वापस अपनी एप्लीकेशन पे जा सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है इसलिए इधर एडिट का बटन नहीं आ रहा। तो ये बात आपने याद रखनी। सो इस तरह से आप अपनी SRB की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी आपको SRB की तरफ से ईमेल आ जाएगी। ये देखें जी, ESRB पासकोड टू जो टैक्स पेयर उसका नेम आ जाएगा। थैंक यू फॉर यूजिंग ESRB, फॉलोइंग पासकोड हैज बीन इशूड टू योर एप्लीकेशन। पासकोड आ गया एंड योर एक्टिवेशन कोड इज, और आपका एक्टिवेशन कोड आ जाएगा। उसके बाद आ रहा जी प्लीज क्लिक टू कंफर्म द रिसीट ऑफ दिस मैसेज एंड एक्टिवेट योर इनरोलमेंट। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपने अपनी इनरोलमेंट को एक्टिव करना है।
आगे नोट दिए में उसने जी, when you click the link referred above, the system will ask you to enter the passcode and activation code which is already sent on your mobile phone. तो ये जनाब पासकोड और एक्टिवेशन कोड जो है ये आपने ऐड करने हैं. Upon successful verification, you will be directed to a new screen where you can enter your password and PIN code to enroll with SRB. जैसे ही आप पासकोड और एक्टिवेशन कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पासवर्ड और पिन रखने का कहेगा, और जैसे ही आप पासवर्ड और पिन रख लेंगे और उसको ओके करेंगे तो आपकी जो एसआरबी की रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी. आपका यूजर आईडी आपका एनटीएन होगा, पासवर्ड लगा के आप e.srb में लॉगिन कर सकते हैं. योर लॉगिन आईडी विल रिमेन सेम एज फॉर ईएसआरबी. तो जो आपका एनटीएन होगा वही आपकी लॉगिन आईडी होगी. तो जनाब इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ. एसएनटीएन, तो जनाब ये आपका जो एनटीएन है वो मांग रहा है, तो इधर जो आपका एनटीएन होगा वही आप ऐड कर देंगे जी. एक्टिवेशन कोड, जनाब एक्टिवेशन कोड ऐड कर देंगे, पासकोड ऐड कर देंगे, ये दोनों आपके ईमेल पर रिसीव हुए हैं. उसके बाद ये आप इमेज कैरेक्टर ऐड करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा. उधर ही आपको कहेगा कि आप पासवर्ड सेलेक्ट करें और एक पिन कोड रखें 4 डिजिट्स का. आप पासवर्ड रखेंगे, पिन कोड रखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एसआरबी की रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो इस तरह से आप एसआरबी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. आपने ये प्रोसेस हमसे करवाना हो तो आप इन रीजनेबल प्राइजेस ये प्रोसेस हमसे करवा सकते हैं. सो ये था आज के लिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.